एक समय की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। उनकी राजधानी आगरा उस समय कला, संस्कृति और न्याय का केंद्र हुआ करती थी। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध थे और उन नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। बादशाह अकबर भी किसी भी जटिल मामले में बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे। एक दिन जब बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था और वे अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक व्यापारी बदहवास हालत में दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने बादशाह के सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया और न्याय की गुहार लगाई। जहां पनाह, मेरी मदद करें। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, व्यापारी रोते हुए बोला। बादशाह अकबर ने उसे शांत कराते हुए कहा, धैर्य रखो और हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हमारे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। व्यापारी ने खुद को संभालते हुए अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, आलम पनाह, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। आज सुबह जब मैं वापस लौटा तो मैंने पाया कि मेरे घर की तिजोरी का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखा मेरा सारा कीमती सामान, सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब है। मेरी जीवन भर की कमाई लुट गई है हुजूर। बादशाह अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, मेरे घर में मेरे अलावा मेरे 5 नौकर काम करते हैं। जब मैं बाहर गया था तो घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। मुझे यकीन है कि यह चोरी उन्हीं 5 में से किसी एक ने की है, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए घर में घुसकर चोरी करना संभव नहीं था। जब मैंने उनसे सख्ती से पूछा तो सभी ने चोरी करने से इनकार कर दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस व्यापारी के सभी 5 नौकरों को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में सिपाही उन 5 नौकरों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। 5 के चेहरों पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा, तुम लोगों में से किसने अपने मालिक के घर में चोरी की है? सच सच बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी नौकर एक स्वर में चिल्लाने लगे, हमने चोरी नहीं की है जहांपना, हम बेकसूर हैं। मामला उलझता जा रहा था। बिना किसी सबूत के यह तय करना मुश्किल था कि असली चोर कौन है। बादशाह अकबर कुछ देर तक सोच विचार करते रहे। फिर उनकी नजर अपने प्रिय मंत्री बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से यह सब देख और सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, अब इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें जल्द से जल्द असली चोर का पता लगाकर उसे सजा देनी है और इस व्यापारी को न्याय दिलाना है। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया और व्यापारी को आश्वासन दिया कि उसे उसका सारा सामान वापस मिल जाएगा। बीरबल उन 5 नौकरों के पास गए और उनसे बारी बारी से पूछताछ की, लेकिन कोई भी अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। हर कोई खुद को निर्दोष बता रहा था। जब सीधी तरह से बात नहीं बनी तो बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इन 5 को आज रात के लिए कारागार में डाल दिया जाए। कल सुबह हम फैसला करेंगे कि असली चोर कौन है। इसके बाद बीरबल बाहर गए और कुछ देर बाद हाथ में 5 एक समान लंबाई की लकड़ियां लेकर लौटे। उन्होंने वे लकड़ियां उन 5 नौकरों को दी, हर एक को एक एक लकड़ी। फिर बीरबल ने एक गंभीर आवाज में कहा,
ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं, ये जादुई लकड़ियां हैं। तुम सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर आज रात कारागार में जाओगे। जिसने भी चोरी की है उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह जब मैं तुम सबकी लकड़ियां देखूंगा तो असली चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। यह कहकर बीरबल वहां से चले गए। 5 नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर कारागार में चले गए। उन सभी के मन में बीरबल की बात घूम रही थी। 4 नौकर जो निर्दोष थे वे तो आराम से सो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए उनकी लकड़ी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिस नौकर ने चोरी की थी उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह सारी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा। उसके मन में एक ही डर था। बीरबल ने कहा है कि चोर की लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगर सुबह मेरी लकड़ी सच में लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा और बादशाह मुझे कठोर दंड देंगे। डर और घबराहट के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसे एक विचार सूझा। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी लकड़ी को पहले से ही 2 इंच काट दूं। ऐसा करने से जब यह रात में 2 इंच बढ़ेगी तो इसकी लंबाई बाकी सबकी लकड़ियों के बराबर हो जाएगी और किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। यही सोचकर उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काटकर छोटा कर दिया और फिर बाकी की रात सोने की कोशिश करने लगा, इस बात से अनजान कि वह बीरबल के बिछाए जाल में पूरी तरह फंस चुका है। अगली सुबह जैसा कि तय हुआ था, बीरबल व्यापारी और सिपाहियों के साथ कारागार पहुंचे। उन्होंने सभी 5 नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बाहर आने का आदेश दिया। जब सभी नौकर अपनी लकड़ियां लेकर लाइन में खड़े हो गए तो बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ियों का निरीक्षण करना शुरू किया। जैसे ही उनकी नजर उस नौकर पर पड़ी जिसने चोरी की थी, वे मुस्कुराए। उसकी लकड़ी बाकी चारों की लकड़ियों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और कहा, यही असली चोर है, इसे पकड़ लो। सिपाहियों ने फौरन उस नौकर को पकड़ लिया। वह नौकर घबरा गया और बीरबल के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने चोरी का सारा सामान कहां छिपा रखा है। व्यापारी और दरबार में मौजूद अन्य सभी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ने बिना किसी जादू के असली चोर का पता कैसे लगा लिया। व्यापारी ने आश्चर्य से बीरबल से पूछा, मंत्री जी, यह आपने कैसे किया? क्या ये लकड़ियां सच में जादुई थीं? बीरबल ने हंसते हुए समझाया, नहीं, ये लकड़ियां बिल्कुल साधारण थीं। इनमें कोई जादू नहीं था। असली चोर को यह डर था कि उसकी लकड़ी सच में 2 इंच लंबी हो जाएगी और इसी डर के कारण उसने अपनी लकड़ी को पहले ही 2 इंच छोटा कर दिया था ताकि वह पकड़ा न जाए। उसकी इसी मूर्खता ने उसे पकड़वा दिया। यह सुनकर सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। बादशाह अकबर को अपने प्रिय मंत्री पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने चोर को उचित दंड दिया और व्यापारी का सारा सामान उसे वापस दिलवा दिया। व्यापारी ने बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक जटिल समस्या को सुलझा दिया और यह साबित कर दिया कि झूठ और अपराध चाहे कितनी भी होशियारी से क्यों न किए जाएं, एक न एक दिन सच के सामने आ ही जाते हैं। मुगलिया सल्तनत के उस सुनहरे दौर में जब हिंदुस्तान की बागडोर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हाथों में थी, राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल शानो शौकत का प्रतीक थी बल्कि न्याय और ज्ञान का एक महान केंद्र भी मानी जाती थी। बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और अपने नवरत्नों की बुद्धिमत्ता के लिए विश्वविख्यात था। उन्हीं नवरत्नों में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं
बल्कि बादशाह के सबसे करीबी मित्र, सलाहकार और एक ऐसे विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे जिनकी चतुराई के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी न्याय करने की शैली अनूठी थी और वे बड़ी से बड़ी उलझन को भी अपनी सूझबूझ से पल भर में सुलझा देते थे। एक दिन दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। दीवान-ए-आम में दूर दूर से आए फरियादी अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित थे और बादशाह अकबर अपने मंत्रियों और अमात्यगणों से घिरे हुए राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे। माहौल में एक शाही गंभीरता और अनुशासन था। हर कोई अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था और सिपाही पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था बनाए हुए थे। तभी उस शांत और अनुशासित माहौल में एक अजीब सी हलचल हुई। दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात संतरियों को धक्का देकर एक व्यक्ति बिजली की तेजी से अंदर घुस आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे और मैले कुचैले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत और खालीपन था। वह कभी जोर जोर से हंसता तो कभी अपने आप से ही बातें करने लगता। उसकी हरकतें देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उस व्यक्ति ने दरबार में घुसते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कहाँ है वो जो खुद को इस जमीन का मालिक समझता है? मैं हूँ असली शहंशाह। मैं बादलों का राजा, हवाओं का स्वामी। झुको सब मेरे आगे। उसकी इस हरकत से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी, मंत्री और फरियादी हक्के बक्के रह गए। यह बादशाह की शान में एक बड़ी गुस्ताखी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उस पागल प्रतीत हो रहे व्यक्ति को रोके। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में गर्जना की, कौन है यह गुस्ताख? सिपाहियों, पकड़ लो इस बदतमीज को और डाल दो इसे जिंदा में। हुक्म मिलते ही 4-5 तगड़े सिपाही उस व्यक्ति की ओर लपके, लेकिन वह आदमी किसी आम इंसान की तरह नहीं था। वह अत्यंत फुर्तीला था और उसकी पकड़ में आना आसान नहीं था। जैसे ही सिपाही उसके पास पहुंचते, वह दरबार के कीमती स्तंभों और कालीनों के बीच ऐसे दौड़ता जैसे कोई बंदर हो। वह कभी किसी मंत्री की पगड़ी उछाल देता तो कभी किसी अमीर दरबारी के कीमती वस्त्रों पर हाथ साफ कर देता। उसकी इन हरकतों से दरबार में अफरा तफरी मच गई। सिपाहियों की हर कोशिश नाकाम हो रही थी, क्योंकि वे जितनी तेजी से उसे पकड़ने की कोशिश करते, वह उतनी ही तेजी से उनकी पकड़ से फिसल जाता। दरबार का शाही अनुशासन भंग हो चुका था और अब वह किसी तमाशे का मैदान लग रहा था। कुछ मंत्री चिल्लाए, जहांपनाह, इसे सीधे तलवार से काट देना चाहिए। इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। दूसरे ने कहा, नहीं, इसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। बादशाह अकबर का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। बल का प्रयोग करने से दरबार की गरिमा और भंग हो रही थी और उस व्यक्ति को खुला छोड़ना भी संभव नहीं था। उनकी नजरें बेचैनी से अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को ढूंढ रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल, जो अब तक शांति से अपनी जगह पर खड़े यह सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई क्रोध। वे बस उस व्यक्ति की हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? देखते नहीं, इस एक आदमी ने पूरे दरबार को बंदरों का नाच बना दिया है। कुछ करो। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, आलमपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इस मामले को मैं अपने तरीके से संभालना चाहूंगा। सिपाहियों को कृपया पीछे हटने का आदेश दें। बादशाह को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को पीछे हटने का इशारा किया। सिपाही पीछे हट गए
और दरबार में एक बार फिर थोड़ी शांति हुई। हालांकि वह पागल व्यक्ति अभी भी बीच बीच में अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। अब बीरबल धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने उस व्यक्ति के पास जाकर न तो उसे डांटा, न ही उसे पकड़ने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने उसके सामने झुककर ऐसे अभिवादन किया जैसे वह सचमुच कोई शहंशाह हो। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे बादलों के राजा, हे हवाओं के स्वामी, हम सब आपकी प्रजा हैं। आपका इस धरती के दरबार में आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन शहंशाह आलम, आपने आने से पहले कोई सूचना नहीं दी, वरना हम आपके स्वागत की भव्य तैयारी करते। बीरबल के मुंह से अपने लिए ऐसी उपाधियां और सम्मान सुनकर वह पागल व्यक्ति एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में जो वहशत थी, उसमें एक आश्चर्य का भाव आ गया। आज तक उसे सबने दुत्कारा था, पत्थर मारे थे या पागल कहकर भगा दिया था। यह पहली बार था कि कोई उससे इतने सम्मान से बात कर रहा था और उसे शहंशाह मान रहा था। उसने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ शहंशाह। तुम बुद्धिमान लगते हो जो तुमने मुझे पहचान लिया। बाकी सब तो मूर्ख हैं। बताओ क्या चाहते हो मुझसे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हम तो बस आपके दर्शन चाहते थे, लेकिन हमें एक छोटी सी शिकायत है। आप तो पूरी कायनात के मालिक हैं। यह जमीन, यह आसमान, यह हवा, यह पानी सब आपका है। फिर हमारे छोटे से शहंशाह अकबर जी ने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप उनसे उनकी सल्तनत छीनने आ गए? उन्होंने तो हमेशा आपकी हुकूमत को माना है। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। बीरबल की बातें उसे तर्कसंगत लग रही थीं। उसने कहा, अकबर? हाँ, मैंने सुना है उसका नाम। उसने मेरी इजाजत के बिना यह ताज कैसे पहन लिया? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं शहंशाह, ऐसी कोई बात नहीं है। यह ताज, यह सल्तनत सब कुछ आपका ही है। अकबर तो बस आपके एक छोटे से सेवक और इस इलाके के सूबेदार के तौर पर आपकी अमानत की देखभाल कर रहे हैं। वे तो खुद आपसे मिलकर यह सल्तनत आपको वापस सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आप तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। अब उस व्यक्ति का अहंकार और बढ़ गया। वह खुद को सचमुच का शहंशाह समझने लगा। उसने गर्व से कहा, अच्छा, तो यह बात है। तो फिर ठीक है। अगर वह मेरा सेवक है तो मैं उसे माफ करता हूं, लेकिन इस सल्तनत का हिसाब किताब तो मुझे लेना ही पड़ेगा। बीरबल ने कहा, जरूर जरूर मालिक, यह तो आपका हक है। लेकिन आप जानते हैं, सल्तनत का हिसाब किताब कोई आसान काम नहीं है। इसमें नदियां, पहाड़, जंगल, खजाने और लाखों लोगों का लेखा जोखा होता है। इस काम में कई महीने लग जाते हैं और इसके लिए एक शांत जगह चाहिए। इस शोर भरे दरबार में यह काम ठीक से नहीं हो पाएगा। वह व्यक्ति बोला, तो फिर क्या करें? बीरबल ने बड़ी चतुराई से अपना अगला कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा, हुजूर, हमारे महल के पास ही एक शाही आरामगाह है। वहां का वातावरण बहुत शांत है। आप वहां चलकर आराम करें, आपकी सेवा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। जब आप तरोताजा हो जाएंगे, तब हम और सूबेदार अकबर दोनों मिलकर आपको सल्तनत का पूरा हिसाब किताब समझा देंगे। शाही आरामगाह और सेवा जैसे शब्द सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसे वह सम्मान मिल रहा है जिसका वह हकदार है। वह तुरंत तैयार हो गया। उसने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम बहुत समझदार वजीर हो। ले चलो मुझे मेरे आरामगाह में।
लेकिन याद रहे, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें शहंशाह, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके बाद बीरबल ने उस व्यक्ति को बड़े सम्मान के साथ दरबार से बाहर ले जाना शुरू किया। वह व्यक्ति ऐसे चल रहा था जैसे वह सचमुच का बादशाह हो और बीरबल उसके वफादार मंत्री। दरबार में बैठे सभी लोग और स्वयं बादशाह अकबर यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर दंग रह गए। जिस व्यक्ति को मुट्ठी भर सिपाही मिलकर काबू नहीं कर पा रहे थे, उसे बीरबल ने केवल अपनी बातों से, बिना किसी बल प्रयोग के, शांति से नियंत्रित कर लिया था। जब बीरबल उसे लेकर दरबार से बाहर चले गए तो उन्होंने उसे सिपाहियों के हवाले नहीं किया, बल्कि उसे शाही हकीम के पास ले गए और उसकी देखभाल और इलाज का उचित प्रबंध करवाया। कुछ देर बाद जब बीरबल दरबार में लौटे तो बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठकर उनके पास आ गए। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, मान गए बीरबल, आज तुमने जो किया वह तलवार की धार भी नहीं कर सकती थी। तुमने न केवल दरबार की गरिमा को बचाया, बल्कि उस बेचारे की जान भी बख्श दी। लेकिन हमें यह बताओ, तुमने यह सब किया कैसे? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, आग को आग से नहीं, पानी से बुझाया जाता है। वह व्यक्ति अपनी ही एक दुनिया में जी रहा था, जहां वह खुद को शहंशाह समझता था। अगर हम उसे उसकी दुनिया से जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करते तो वह और हिंसक हो जाता। मैंने बस कुछ देर के लिए उसकी दुनिया में प्रवेश किया और उसकी सोच को सच मान लिया। जब मैंने उसे वह सम्मान दिया जो वह चाहता था, तो उसने मुझे अपना मित्र समझ लिया और मेरी बात मान गया। बल प्रयोग से हम शायद उसे पकड़ लेते, लेकिन हम उसके मन को कभी नहीं जीत पाते। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का समाधान बल या क्रोध से नहीं होता। कई बार धैर्य, समझदारी और सहानुभूति बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान बना देती है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझकर और उसके अनुसार व्यवहार करके हम बिना किसी टकराव के भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्धि की शक्ति शारीरिक शक्ति से हमेशा बड़ी होती है। मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी और उसकी राजधानी आगरा बादशाह अकबर के न्यायपूर्ण शासन में दिनों दिन समृद्ध होती जा रही थी। बादशाह अकबर अपनी विशाल सेना, भव्य महलों और अद्वितीय नवरत्नों के लिए जाने जाते थे। इन नवरत्नों में बीरबल का नाम सबसे ऊपर था, जिनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के किस्से पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता की वजह से बादशाह अकबर भी उन पर बहुत भरोसा करते थे। शाही खजाना किसी भी साम्राज्य की रीढ़ होता है। यह सिर्फ धन का संग्रह नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति, स्थिरता और भविष्य का प्रतीक भी होता है। अकबर का शाही खजाना भी अत्यंत विशाल था, जिसमें सोने, चांदी, जवाहरात, कीमती कलाकृतियां और अनमोल रत्न भरे हुए थे। इसकी सुरक्षा का जिम्मा सबसे भरोसेमंद सिपाहियों और अधिकारियों को सौंपा गया था और इसकी निगरानी स्वयं बादशाह और उनके प्रमुख मंत्री करते थे। खजाने के मुख्य द्वार पर हर समय कड़ा पहरा रहता था और अंदर जाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती थी। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब समस्या उत्पन्न हुई। खजाने के मुख्य संरक्षक सरदार मानसिंह, जो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाने जाते थे, घबराए हुए दरबार में उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उन्होंने बादशाह के सामने सिर झुकाकर सलाम किया और कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, एक अनर्थ हो गया है।
शाही खजाने से कुछ कीमती हीरे जवाहरात गायब हो गए हैं। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक उठे। शाही खजाने में चोरी, यह एक बहुत ही गंभीर अपराध था। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, क्या खजाने से चोरी? यह कैसे संभव है? खजाने की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है, बिना किसी की जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। बताओ मानसिंह, यह कब और कैसे हुआ? मानसिंह ने बताया, आलम पनाह, कल शाम जब हमने खजाने का लेखा जोखा किया था तब सब कुछ ठीक था। आज सुबह जब हमने नियमित निरीक्षण के लिए खजाने का द्वार खोला तो पाया कि एक विशेष संदूक जिसमें कुछ अत्यंत दुर्लभ हीरे जवाहरात रखे थे वह खाली है। ताला टूटा हुआ नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने डुप्लीकेट चाबी से उसे खोला हो। बादशाह अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने आदेश दिया, तुरंत पूरे महल की तलाशी ली जाए, हर कोने की जांच की जाए और जिसने भी यह गुस्ताखी की है उसे मेरे सामने पेश किया जाए। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सिपाही चारों ओर फैल गए और एक एक कमरे, एक एक कोने की तलाशी ली जाने लगी। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी चोरी हुए जवाहरात का कोई सुराग नहीं मिला और न ही कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। चोर बहुत चालाक था, जिसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। बादशाह अकबर अब और भी चिंतित हो गए। यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, बल्कि शाही प्रतिष्ठा और सुरक्षा पर भी सवाल था। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी इस जटिल गुत्थी को सुलझाने का रास्ता नहीं सुझा पा रहा था। सभी के चेहरे पर निराशा और भय था। आखिरकार बादशाह अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हमें जल्द से जल्द असली चोर का पता लगाना है और अपने शाही खजाने की प्रतिष्ठा वापस पानी है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म आलमपना। मुझे इस मामले की जांच के लिए कुछ समय और कुछ चीजें चाहिए होंगी। बादशाह ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा, लेकिन जल्द से जल्द इस चोर का पता लगाओ। बीरबल ने सबसे पहले खजाने की जगह का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने दरवाजों, ताले, दीवारों और यहाँ तक कि फर्श की भी जांच की। उन्हें कोई भी ऐसा बाहरी संकेत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आया था। इसका मतलब था कि चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति था, जिसे खजाने की बनावट और सुरक्षा के बारे में जानकारी थी। बीरबल ने उन सभी लोगों की एक सूची बनवाई जिन्हें खजाने के आसपास जाने की अनुमति थी या जो खजाने की सुरक्षा से जुड़े थे। इस सूची में मुख्य संरक्षक मानसिंह के अलावा कुछ अन्य प्रमुख दरबारी, खजाने के लेखाकार, कुछ सिपाही और यहाँ तक कि कुछ महल के सेवक भी शामिल थे, जिनकी पहुंच किसी न किसी रूप में उस क्षेत्र तक थी। बीरबल ने उन सभी लोगों को एक एक करके बुलाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई भी चोरी कबूल करने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था। बीरबल जानते थे कि सीधी पूछताछ से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि चोर इतना चालाक था कि वह आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। बीरबल ने अब अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बादशाह अकबर से एक अजीबोगरीब अनुरोध किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस चोरी का पता लगाने के लिए हमें एक विशेष पूजा का आयोजन करना होगा। यह पूजा शाही खजाने की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इससे चोर का पता भी चल जाएगा। बादशाह अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी। बीरबल ने आदेश दिया कि पूजा के लिए एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया जाए और उसमें विशेष लकड़ियां और धूप सामग्री डाली जाए। पूजा से एक दिन पहले बीरबल ने एक घोषणा करवाई,
कल सुबह शाही खजाने के सभी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और उन सभी दरबारियों को जिनकी खजाने तक पहुंच है, दरबार में उपस्थित होना होगा। एक विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस पूजा में हर किसी को भाग लेना अनिवार्य है। इस पूजा के दौरान असली चोर अपने आप बेनकाब हो जाएगा। अगली सुबह दरबार में भारी भीड़ थी। खजाने से जुड़े सभी लोग, सिपाही, लेखाकार और दरबारी डरे और सहमे हुए थे। चोर भी भीड़ में था और वह यह जानने को उत्सुक था कि बीरबल आखिर कैसे उसे पकड़ेंगे। बीरबल ने सबको एक एक करके बुलाया और उनके हाथों में एक एक अगरबत्ती पकड़ा दी। ये अगरबत्तियां साधारण नहीं थीं। बीरबल ने उन्हें पहले से ही तैयार कर रखा था। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, यह कोई साधारण अगरबत्तियां नहीं हैं। ये जादुई अगरबत्तियां हैं। इन्हें मैंने एक विशेष जड़ी बूटी से बनाया है। जिसने भी शाही खजाने से चोरी की है, जैसे ही वह इस अगरबत्ती को अपने हाथ में लेगा, उसकी अगरबत्ती से धुआं निकलने लगेगा और जो निर्दोष है उसकी अगरबत्ती वैसी ही रहेगी। यह सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। चोर के चेहरे पर पसीना आ गया। वह बहुत घबरा गया, लेकिन बीरबल की इस चाल को वह समझ नहीं पाया। उसे लगा कि सचमुच ये जादुई अगरबत्तियां हैं और वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी से कहा कि वे अपनी अपनी अगरबत्तियां लेकर तैयार रहें और जब तक वे अगली घोषणा न करें, कोई भी अगरबत्ती को न जलाएं। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा पर्दा लगवाया ताकि कोई किसी दूसरे की अगरबत्ती न देख सके। अब बीरबल ने एक एक करके लोगों को पर्दे के पीछे बुलाया और उन्हें अपनी अगरबत्ती जलाने के लिए कहा। लेकिन सच्चाई यह थी कि बीरबल ने सभी अगरबत्तियों को पहले से ही एक खास तरह के केमिकल से कोट कर दिया था, जिससे वे गर्म होने पर धुआं देती थीं, चाहे चोर कोई भी हो। असली खेल अब शुरू होना था। बीरबल ने पहले कुछ निर्दोष लोगों को बुलाया। वे अपनी अगरबत्ती जलाते और उनसे धुआं निकलता। बीरबल उन्हें ध्यान से देखते और फिर अगले व्यक्ति को बुलाते। चोर यह सब दूर से देख रहा था और उसे लग रहा था कि बीरबल की यह तरकीब सच में काम कर रही है। उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। जब चोर की बारी आई तो वह बहुत घबराया हुआ था। उसे यकीन था कि उसकी अगरबत्ती से सबसे ज्यादा धुआं निकलेगा और वह पकड़ा जाएगा। इसी डर के कारण जैसे ही वह पर्दे के पीछे गया, उसने अपनी अगरबत्ती को जलने से बचाने के लिए उसे बुझा दिया या ठीक से जलाया ही नहीं। उसे लगा कि अगर उसकी अगरबत्ती से धुआं नहीं निकलेगा तो वह निर्दोष साबित हो जाएगा। जैसे ही चोर अपनी अगरबत्ती बुझाकर या बिना जलाए बाहर आया, बीरबल ने उसे देखा और तुरंत मुस्कुराए। उन्होंने सभी को पर्दा हटाने का आदेश दिया और फिर दरबार में उपस्थित सभी लोगों से अपनी अपनी अगरबत्तियां दिखाने को कहा। जब सभी ने अपनी अगरबत्तियां दिखाईं, तो सबने देखा कि अधिकांश अगरबत्तियों से धुआं निकला था, लेकिन उस चोर की अगरबत्ती बिल्कुल नई और बिना जली हुई थी। वह अकेला था जिसकी अगरबत्ती से कोई धुआं नहीं निकला था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और कहा, यही है असली चोर, इसे पकड़ लो। चोर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे पकड़ा गया। उसने बीरबल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने कहा चोरी का सामान छिपा रखा है। बादशाह अकबर, मानसिंह और दरबार में मौजूद हर व्यक्ति हैरान था। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल ने यह सब कैसे किया। मानसिंह ने आश्चर्य से पूछा, मंत्री जी, यह आपने कैसे किया? क्या सच में ये अगरबत्तियां जादुई थीं? बीरबल ने हंसते हुए समझाया, नहीं सरदार मानसिंह, ये अगरबत्तियां बिल्कुल साधारण थीं। इनमें कोई जादू नहीं था। मैंने बस एक छोटा सा केमिकल लगाया था
जिससे हर अगरबत्ती गर्म होने पर धुआं देती। चोर को लगा कि अगर उसकी अगरबत्ती से धुआं निकला तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी अगरबत्ती को जलने ही नहीं दिया। उसका यह डर ही उसे पकड़वा गया। यह सुनकर पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की जय जयकार होने लगी। बादशाह अकबर को अपने प्रिय मंत्री पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने चोर को उचित दंड दिया और चोरी हुए हीरे जवाहरात शाही खजाने में वापस जमा करवा दिए। मानसिंह ने भी बीरबल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता, चालाकी और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता अद्वितीय थी। उन्होंने बिना किसी शारीरिक बल या जादू टोने के केवल अपनी बुद्धि के बल पर शाही खजाने के राज को उजागर कर दिया और अपराधी को बेनकाब किया। मुगल साम्राज्य की भव्य राजधानी आगरा बादशाह अकबर के न्यायपूर्ण और प्रगतिशील शासनकाल में अपनी समृद्धि और वैभव के शिखर पर थी। बादशाह अकबर अपनी दूरदर्शिता, कला प्रेम और अपने नवरत्नों के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात थे। उनके नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने की अद्वितीय क्षमता उन्हें जनसाधारण में बेहद प्रिय बनाती थी। बीरबल का न्याय अक्सर इतना अनूठा होता था कि लोग अचंभित रह जाते थे और अपराधी अपनी ही चाल में फंस जाते थे। एक दिन जब बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था और वे राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरबार के मुख्य द्वार से एक गर्भवती महिला, जिसका नाम राधा था, अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा के भाव थे और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह सीधी बादशाह के सामने आई और न्याय की गुहार लगाई। जहांपनाह, मुझे न्याय दिलाइए। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे जीवन का सब कुछ लुट गया है, वह रोते हुए बोली। बादशाह अकबर ने उसे धैर्य रखने को कहा और पूछा, बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? हमारे दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राधा ने खुद को संभालते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। आलमपनाह, मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरे पति एक व्यापारी थे और कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, लगभग 5000 स्वर्ण मुद्राएं, एक बड़े बर्तन में भरकर हमारे घर के आंगन में एक खास जगह पर गाड़ दी हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि यह धन हमारे होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए है। यह कहकर राधा कुछ देर रुकी, फिर रोते हुए आगे बोली, कल रात मैंने सपना देखा कि मेरे पति मुझे उस जगह की पहचान बता रहे हैं जहां उन्होंने धन गाड़ा था। आज सुबह जब मैं उस जगह पर खुदाई करने गई तो मैंने देखा कि जमीन पहले से ही खुदी हुई है और धन का बर्तन गायब है। जहांपनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं बचा। बादशाह अकबर और सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। यह दावा बहुत अजीब था। सपने के आधार पर चोरी का आरोप लगाना यह एक नई बात थी। बादशाह ने राधा से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? राधा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, हुजूर, मेरे घर में मेरे अलावा मेरा बड़ा भाई मोहन और उसकी पत्नी रहते हैं। मुझे उन पर शक है क्योंकि उन्हें ही घर के बारे में सारी जानकारी है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि राधा के भाई मोहन और उसकी पत्नी को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में सिपाही उन्हें लेकर दरबार में हाजिर हो गए। मोहन और उसकी पत्नी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बादशाह ने मोहन से पूछा, क्या तुमने अपनी बहन के धन की चोरी की है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपना।
मैं अपनी बहन के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकता हूँ? मैं तो खुद उसकी मदद करना चाहता था। उसकी पत्नी ने भी यही बात दोहराई। मामला उलझता जा रहा था। बिना किसी सबूत के यह तय करना मुश्किल था कि असली चोर कौन है। राधा का दावा केवल उसके सपने पर आधारित था और मोहन व उसकी पत्नी इनकार कर रहे थे। बादशाह अकबर ने कुछ देर तक सोच विचार किया। फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से यह सब देख और सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, यह मामला बहुत पेचीदा है। एक सपने पर आधारित दावा और कोई ठोस सबूत नहीं। अब इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें जल्द से जल्द असली चोर का पता लगाकर इस गर्भवती महिला को न्याय दिलाना है। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया और राधा को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य मिलेगा। बीरबल ने सबसे पहले मोहन और उसकी पत्नी से कुछ सामान्य सवाल पूछे, लेकिन उनसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। बीरबल जानते थे कि इस मामले में सीधी पूछताछ से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, आलमपनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इन तीनों को आज रात के लिए कारागार में रखना चाहता हूं, ताकि मैं इस मामले पर गंभीरता से विचार कर सकूं। बादशाह अकबर ने इजाजत दे दी। राधा, मोहन और उसकी पत्नी को अलग अलग कारागार में डाल दिया गया। अगली सुबह बीरबल ने एक विशेष आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि आज दरबार में एक अजीबोगरीब मुकदमा चलने वाला है और सभी दरबारियों को उपस्थित रहना होगा। जब दरबार पूरा भर गया तो बीरबल ने सबसे पहले राधा को बुलाया। बीरबल ने राधा से पूछा, राधा, क्या तुम आज रात फिर से सपना देखना चाहती हो? शायद तुम्हारे पति फिर से तुम्हें कोई और सुराग दें। राधा हैरान हुई, लेकिन उसने कहा, जी मंत्री जी, अगर ऐसा संभव हो तो मैं जरूर सपना देखना चाहूंगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। आज रात तुम फिर से सोचना कि तुम्हारे पति तुम्हें धन के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद बीरबल ने मोहन और उसकी पत्नी को भी दरबार में बुलाया। वे दोनों भी डरे और सहमे हुए थे। बीरबल ने उन दोनों से कहा, तुम लोग आज रात को अपने अपने घरों में जाओ, लेकिन याद रहे, तुम्हें किसी भी कीमत पर सोना नहीं है। अगर तुम सो गए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। मोहन और उसकी पत्नी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बादशाह के आदेश के कारण वे विरोध नहीं कर सके। दरअसल बीरबल ने यह सब जानबूझकर किया था। वह जानते थे कि एक गर्भवती महिला को नींद की ज्यादा जरूरत होती है और एक चोर जिसने चोरी की है, उसे चोरी पकड़े जाने के डर से नींद नहीं आएगी। उस रात राधा शांति से सो गई और उसने शायद अपने पति का सपना देखा, जैसा कि बीरबल ने उससे कहा था। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी की आंखों से नींद गायब थी। उन्हें पूरी रात चोरी पकड़े जाने का डर सताता रहा। उन्होंने बीरबल के आदेश का पालन किया और पूरी रात जगे रहे। अगली सुबह जब दरबार फिर से लगा तो बीरबल ने सबसे पहले राधा को बुलाया और पूछा, राधा, क्या तुमने आज रात कोई सपना देखा? राधा ने कहा, जी मंत्री जी, मैंने सपना देखा कि मेरे पति फिर से मेरे पास आए, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और फिर उन्होंने मोहन और उसकी पत्नी को बुलाया। उनके चेहरे थके हुए थे, आंखें लाल थीं और वे नींद के मारे उन्नीदे लग रहे थे। बीरबल ने मोहन से पूछा, मोहन, क्या तुम पूरी रात सोए नहीं? मोहन ने डरते हुए कहा, नहीं मंत्री जी, मैंने आपके आदेश का पालन किया और पूरी रात जगा रहा। उसकी पत्नी ने भी यही बात दोहराई। बीरबल ने पूरे दरबार की ओर देखा और फिर एक गंभीर आवाज में घोषणा की,
असली चोर मोहन और उसकी पत्नी हैं। इन्हीं ने राधा का धन चुराया है। यह सुनकर मोहन और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। वे बीरबल के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने धन कहाँ छिपा रखा है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ने यह सब कैसे पता लगाया। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे किया? यह तो चमत्कार है। तुमने बिना किसी गवाह और सबूत के चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने हंसते हुए समझाया, नहीं जहांपना, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि मानव स्वभाव का अध्ययन है। जब मैंने राधा को फिर से सपना देखने को कहा तो मैं जानता था कि एक गर्भवती महिला को आराम और नींद की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वह आसानी से सो जाएगी और उसे अपने मृत पति का सपना भी आ सकता है क्योंकि वह उसके बारे में सोच रही होगी। लेकिन आलमपनाह बीरबल ने आगे कहा, एक चोर जिसने अभी अभी चोरी की है और उसे यह पता है कि उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, वह कभी चैन से नहीं सो सकता। उसे पूरी रात डर सताता रहेगा। जब मैंने मोहन और उसकी पत्नी को पूरी रात जागने का आदेश दिया तो यह उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि वे वैसे भी डर के मारे सो नहीं सकते थे। जबकि एक निर्दोष व्यक्ति जिसे पता होता कि उसने कोई गलती नहीं की है, वह मेरी बात भले ही मानता लेकिन उसे नींद भी आती और वह शायद सो भी जाता। लेकिन ये दोनों पूरी रात जगे रहे, जिसका मतलब था कि उनके मन में अपराध बोध और पकड़े जाने का डर था। यह सुनकर पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की जय जयकार होने लगी। बादशाह अकबर को अपने प्रिय मंत्री पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने मोहन और उसकी पत्नी को उचित दंड दिया और राधा का सारा धन उसे वापस दिलवा दिया। राधा ने बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ अद्वितीय थी। उन्होंने बिना किसी शारीरिक बल या सीधे सबूत के केवल अपनी समझदारी से एक जटिल गुत्थी को सुलझा दिया और एक बेबस महिला को न्याय दिलाया। हिंदुस्तान के आसमान पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था, तब उसकी राजधानी आगरा नहीं बल्कि नवनिर्मित फतेहपुर सीकरी अपनी शानो शौकत और अदालती न्याय के लिए विख्यात थी। यह वो दौर था जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कोनों तक अपनी महानता के लिए जाना जाता था। बादशाह अकबर सिर्फ एक शक्तिशाली शासक नहीं थे बल्कि वे एक कला प्रेमी, ज्ञान के संरक्षक और न्याय के प्रति अत्यंत संवेदनशील सम्राट भी थे। उनके दरबार की शोभा बढ़ाने वाले नवरत्न अपनी अपनी विधाओं में अद्वितीय थे और उन सभी चमचमाते सितारों के बीच बीरबल नामक एक हीरा अपनी बेमिसाल चमक बिखेर रहा था। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी पैनी बुद्धि, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने के अनूठे तरीकों के लिए पूरे साम्राज्य में पूजनीय थे। उनकी ख्याति इतनी विस्तृत थी कि दूर दूर से लोग अपनी जटिल से जटिल समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे और बीरबल अपनी अद्भुत सूझबूझ से हर गुत्थी को ऐसे सुलझाते थे जैसे कोई मामूली खेल हो। बादशाह अकबर के लिए बीरबल केवल एक मंत्री या सलाहकार नहीं थे बल्कि वे एक गहरे मित्र, एक विश्वासपात्र सहयोगी और एक ऐसे व्यक्ति थे जिस पर वे अपनी आंखें मूंदकर भरोसा कर सकते थे। उनकी दोस्ती के किस्से भी उतने ही प्रसिद्ध थे जितनी बीरबल की बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर को कई चीजों से लगाव था, लेकिन उनके दिल में घोड़ों के प्रति एक विशेष स्थान था। वे जानते थे कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के लिए एक मजबूत घुड़सवार सेना कितनी महत्वपूर्ण है। उनके शाही अस्तबल में देश विदेश से लाए गए एक से बढ़कर एक नस्ल के घोड़े मौजूद थे, जिनकी देखभाल किसी राजकुमार से कम नहीं की जाती थी।
हर घोड़े की अपनी खासियत थी, अपनी शान थी, लेकिन इन सभी में एक घोड़ा ऐसा था जो बादशाह अकबर के दिल के सबसे करीब था, जिसका नाम था बादल। बादल कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह काबुल की शुद्ध नस्ल का एक अद्भुत अश्व था, जिसका रंग बिल्कुल गहरा काला था, जैसे स्याही रात। उसकी पीठ पर एक भी सफेद बाल नहीं था और उसकी चमकती हुई त्वचा सूरज की रोशनी में ऐसे झिलमिलाती थी जैसे तराशा हुआ कोई काला हीरा हो। बादल की आंखें बड़ी और गहरे बादामी रंग की थीं, जिनमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता और वफादारी झलकती थी। उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी, जो शाही अंदाज में हमेशा ऊपर उठी रहती थी, और उसकी पूंछ घनी व लहराती हुई थी, जो हवा में ऐसे लहराती थी जैसे कोई काला रेशमी झंडा हो। उसके पैर मजबूत और शक्तिशाली थे, और उसकी चाल में एक शाही शान, एक अद्भुत लचक और बिजली जैसी गति थी। जब बादल दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो जमीन को छू भी नहीं रहा हो, सिर्फ हवा में उड़ रहा हो। उसकी खुरों की आवाज एक मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती थी, जो हवा में एक अनोखी धुन बिखेरती थी। बादल बादशाह को एक पुराने और अत्यंत ज्ञानी फकीर ने उपहार में दिया था, जिसने भविष्यवाणी की थी कि यह घोड़ा न केवल अपने मालिक के प्रति अत्यंत वफादार होगा, बल्कि कई युद्धों में उनकी जान भी बचाएगा और उन्हें विजय दिलाएगा। फकीर की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। एक बार एक भीषण युद्ध में, जब बादशाह अकबर चारों ओर से दुश्मनों से घिर गए थे और उनकी जान खतरे में थी, तब बादल ने अपनी अद्भुत गति और साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्हें रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाला था। उस दिन से बादशाह का बादल के प्रति लगाव और भी गहरा हो गया था। यह सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, यह अकबर का साथी था, उनका रक्षक था, उनका गौरव था, और एक तरह से उनके आत्मविश्वास का प्रतीक भी था। बादशाह स्वयं प्रतिदिन बादल की देखभाल का निरीक्षण करते थे। बादल के लिए शाही अस्तबल में एक विशेष स्थान बनाया गया था, जिसकी दीवारें संगमरमर की थीं और जहां हर समय ताजी घास और शुद्ध पानी उपलब्ध रहता था। उसे खिलाने के लिए विशेष अनाज, मेवा और कई बार तो शाही रसोई से तैयार किए गए विशेष व्यंजन भी दिए जाते थे। उसकी साज सज्जा के लिए भी खास कारीगर नियुक्त थे, जो उसके लिए रेशम के सुनहरे सैडल और चांदी के लगाम तैयार करते थे। बादशाह कई बार खुद अपने हाथों से बादल को सहलाते थे, उससे बातें करते थे और उसके साथ समय बिताते थे। यह उनका सबसे निजी और प्रिय संबंध था, जिसे वे किसी और से साझा नहीं करते थे। एक भयानक सुबह ने इस शांति और आनंद को भंग कर दिया। शाही अस्तबल का प्रमुख मीर बख्शी, जो स्वयं घोड़ों का बहुत जानकार और वफादार था, बदहवास हालत में बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने मुश्किल से अपनी आवाज संभालते हुए कहा, जहांपना, जहांपना, एक अनर्थ हो गया है। बादशाह अकबर, जो उस समय अपने सुबह के नित्यकर्म से निवृत्त होकर राजकाज के लिए तैयार हो रहे थे, मीर बख्शी की हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, क्या बात है मीर बख्शी? इतनी सुबह सुबह कौन सी आफत आन पड़ी है? मीर बख्शी ने सिर झुकाकर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आलमपना, बादल, हमारा प्यारा बादल, वह अस्तबल से गायब है। यह शब्द बादशाह के कानों में गर्म शीशे की तरह घुसे। उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। क्या गायब? यह कैसे हो सकता है? तुमने क्या कहा मीर बख्शी? बादल गायब है? क्या तुम होश में हो? बादशाह अपनी जगह से उठ खड़े हुए, उनकी आंखों में क्रोध और अविश्वास साफ झलक रहा था। जी हुजूर, मैंने खुद सारी रात तलाशी ली है। अस्तबल के हर कोने में देखा, आसपास के इलाकों में भी सिपाहियों को भेजा, लेकिन बादल का कोई सुराग नहीं है।
अस्तबल के दरवाजे बंद थे, ताले सही सलामत थे। ऐसा लगता है जैसे वह हवा में गायब हो गया हो, मीर बख्शी ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका प्रिय घोड़ा, उनका गौरव, उनकी आत्मा का एक हिस्सा गायब। यह उनके लिए किसी व्यक्तिगत आघात से कम नहीं था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गर्जना की, यह नामुमकिन है। बादल कभी अकेला नहीं जाता, उसे जरूर किसी ने चुराया है। यह मेरे साम्राज्य पर हमला है, मेरे सम्मान पर हमला है। बादशाह ने तुरंत आदेश जारी किया, पूरे साम्राज्य में तलाशी का ऐलान किया जाए। हर गांव, हर शहर, हर गली कूचे में बादल की तलाश की जाए। जो भी बादल को ढूंढ कर लाएगा, उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, एक जागीर और शाही दरबार में सम्मानजनक पद दिया जाएगा। यह एक अभूतपूर्व इनाम था, जिसकी घोषणा पहले कभी नहीं की गई थी। उन्होंने आगे कहा, और सुन लो, अगर किसी ने बादल को जानबूझकर छिपाया है या इस चोरी में शामिल है, तो उसे सबसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि अकबर बादशाह के साथ दगा करने का क्या अंजाम होता है। पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शाही फरमान का डंका चारों ओर बजने लगा। हजारों सिपाही, गुप्तचर और आम जनता भी इनाम की लालच में बादल की तलाश में जुट गए। गांव-गांव में ढोल पीटे गए, शहरों में मुनादी करवाई गई। लोगों ने सोचा कि यह उनके लिए रातों रात अमीर बनने का सुनहरा मौका है। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन दिन बीतते गए और हफ्तों में बदल गए और बादल का कोई सुराग नहीं मिला। बादशाह अकबर अत्यंत दुखी हो गए। उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। वे उदास रहने लगे, अक्सर शाही अस्तबल में जाकर खाली जगह को घंटों देखते रहते थे, जहां बादल रहता था। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच गई थीं और उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। दरबार में भी सन्नाटा पसरा रहता था। कोई भी उनके सामने इस विषय पर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगता था मानो पूरे फतेहपुर सीकरी पर उदासी का एक काला बादल छा गया हो। जब सभी उम्मीदें दम तोड़ने लगीं और हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी, तब बादशाह अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और सलाहकार बीरबल को याद किया। उन्होंने बीरबल को तुरंत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। बीरबल बादशाह की मानसिक स्थिति से भलीभांति परिचित थे। वे जानते थे कि बादशाह को बादल से कितना लगाव था। जैसे ही वे दरबार में दाखिल हुए, उन्होंने बादशाह के उदास चेहरे को देखा और समझ गए कि मामला कितना गंभीर है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर सलाम किया और विनम्रता पूर्वक पूछा, आलम पनाह, क्या बात है जो आज आपका मुखमंडल इतना उदास है? क्या किसी दुश्मन ने हमला किया है या राज्य में कोई बड़ी समस्या आन पड़ी है? बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, दुश्मन का हमला होता तो हम उसका सामना कर लेते। राज्य की समस्या होती तो तुम सुलझा देते। लेकिन इस बार जो हुआ है वह मेरी आत्मा को छलनी कर गया है। मेरा प्यारा बादल, मेरा सबसे वफादार साथी गायब हो गया है। हफ्तों बीत गए हैं और उसका कोई निशान नहीं है। लगता है किसी ने उसे चुरा लिया है और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। बादशाह की आंखों में आंसू छलक आए। बीरबल ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, जहां पनाह, धीरज रखें। मुझे यकीन है कि बादल जल्द ही वापस आ जाएगा। मुझे इस मामले की पूरी जानकारी दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्यारे घोड़े को ढूंढ सकूं। बादशाह ने मीर बख्शी को आदेश दिया कि वह बीरबल को पूरी घटना बताए। मीर बख्शी ने विस्तार से बताया कि कैसे बादल अचानक अस्तबल से गायब हो गया, बिना किसी ताले के टूटे या दरवाजे के खुले।
उसने यह भी बताया कि अस्तबल की सुरक्षा कितनी कड़ी थी और किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर आना लगभग असंभव था। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत अस्तबल का मुआयना करने का फैसला किया। वे मीर बख्शी और कुछ सिपाहियों के साथ अस्तबल गए। उन्होंने एक एक कोने की बारीकी से जांच की। उन्होंने अस्तबल के फर्श, दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों और ताले की स्थिति को बहुत ध्यान से देखा। उन्हें कहीं भी जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला। बीरबल ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब है कि जिसने भी यह काम किया है वह अस्तबल की सुरक्षा व्यवस्था से भली भांति परिचित था। यह कोई बाहरी आदमी नहीं हो सकता। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अस्तबल में आने जाने की पूरी जानकारी थी या जिसे यहाँ की चाबियां मिल सकती थीं। यह सुनकर मीर बख्शी और सिपाही भी सहमत हुए। बीरबल ने उन सभी लोगों की एक सूची बनाने का आदेश दिया जिनकी अस्तबल तक सीधी पहुंच थी। इस सूची में मुख्य रूप से अस्तबल के कर्मचारी, कुछ शाही सेवक और कुछ विशेष पहरेदार शामिल थे। यह सूची काफी लंबी थी, जिसमें लगभग 50 से 60 लोग थे। बीरबल ने उन सभी लोगों को एक एक करके बुलाया और उनसे लंबी पूछताछ की। उन्होंने हर किसी से बादल के गायब होने वाली रात की गतिविधियों के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई अपनी बेगुनाही की कसम खा रहा था। कोई भी जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था और न ही किसी के पास कोई ठोस जानकारी थी। बीरबल जानते थे कि चोर इतना चालाक था कि वह आसानी से अपने मुंह से सच नहीं उगलेगा। कुछ दिन बीत गए और बीरबल को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बादशाह अकबर और भी निराश हो गए। बीरबल ने महसूस किया कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक सीधी रणनीति काम नहीं करेगी। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे चोर खुद ही बेनकाब हो जाए। उन्हें मानव मनोविज्ञान का सहारा लेना होगा। बीरबल ने एक गहन योजना बनाई। उन्होंने बादशाह अकबर से फिर मुलाकात की और कहा, आलम पनाह, मुझे लगता है कि मैंने बादल को ढूंढने का एक तरीका खोज लिया है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे एक अजीबोगरीब आदेश का पालन करना होगा। बादशाह अकबर ने उम्मीद भरी निगाहों से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम जो चाहो वह करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा बादल बस वापस आ जाना चाहिए। बीरबल ने कहा, बहुत खूब जहांपना। तो मेरी योजना यह है, हम यह घोषणा करेंगे कि बादल को चोरी नहीं किया गया है, बल्कि वह एक बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हो गया था, जिसके कारण वह अचानक भाग गया है। बादशाह चौंक गए। बीमारी? लेकिन बादल तो बिल्कुल स्वस्थ था। बीरबल ने समझाया, यह सिर्फ एक चाल है जहांपना। हम यह भी घोषणा करेंगे कि यह बीमारी इतनी भयानक है कि यह घोड़ों से इंसानों में भी फैल सकती है, और जिसने भी बादल को पिछले कुछ दिनों में छुआ है या उसके संपर्क में आया है, उसे भी यह बीमारी लगने का खतरा है। यह क्या कह रहे हो बीरबल? यह तो लोगों में बेवजह का डर फैलाएगा, बादशाह ने कहा। नहीं जहांपना, डर सिर्फ उस व्यक्ति में फैलेगा जिसने सच में बादल को छुआ है, वह भी गलत इरादे से। हम यह भी घोषणा करेंगे कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण में माथे पर एक काला निशान उभरता है और शरीर में अत्यधिक थकान महसूस होती है। यह बीमारी धीमी है, लेकिन अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। और इलाज? बादशाह ने पूछा। इलाज भी हम ही करेंगे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। हम शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर एक विशेष उपचार शिविर लगाएंगे। यह शिविर सिर्फ 2 दिनों के लिए चलेगा। हम घोषणा करेंगे कि जो कोई भी पिछले 3 दिनों में बादल के संपर्क में आया है, उसे इस शिविर में आकर एक गुप्त और शक्तिशाली औषधि लेनी होगी। हम यह भी वादा करेंगे कि जो भी इलाज के लिए आएगा
उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और न ही उसे कोई सजा दी जाएगी। बस उसे अपनी जान बचाने के लिए आना होगा। बादशाह अकबर बीरबल की इस चाल को सुनकर दंग रह गए। उन्हें यह योजना अजीब लगी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता पर उनका भरोसा अटल था। उन्होंने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी। अगले ही दिन पूरे फतेहपुर सीकरी में और आसपास के इलाकों में ढोल पीटकर और मुनादी करवाकर यह अजीबोगरीब घोषणा की गई। हर जगह यह खबर फैल गई कि शाही घोड़ा बादल एक रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, जो इंसानों में भी फैल सकती है। खबर के साथ बीमारी के काल्पनिक लक्षण भी बताए गए, माथे पर काला निशान और असहनीय थकान। यह भी बताया गया कि शहर के बाहर लगे शिविर में एक ज्ञानी वैद्य, जो असल में बीरबल थे, इसका मुफ्त इलाज करेंगे और जो नहीं आएगा वह अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। इस घोषणा से लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग डर गए, कुछ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अधिकांश लोग, विशेषकर वे जो अस्तबल से जुड़े थे, इस खबर पर यकीन करने लगे। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद गुप्तचरों को भी शहर में फैला दिया, ताकि वे इस खबर को और बढ़ा चढ़ाकर फैला सकें और लोगों में डर पैदा कर सकें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि यह खबर उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे जिसने बादल को चुराया था। शहर के बाहर बीरबल ने एक छोटा सा अस्थायी शिविर लगवाया। यह शिविर दिखने में बेहद साधारण था, जिसमें कुछ झोपड़ियां और बीच में एक छोटा सा हवन कुंड बनाया गया था, जिससे अजीब सी गंध वाला धुआं निकलता रहे। बीरबल स्वयं एक वेश बदलकर, लंबे बाल और दाढ़ी लगाकर एक अनुभवी वैद्य के रूप में वहां बैठ गए। उनके साथ कुछ ऐसे सहायक थे जिन्हें इस योजना की पूरी जानकारी नहीं थी, बस उन्हें बीरबल के आदेशों का पालन करना था। बीरबल ने उन्हें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां दी जिनका कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन वे दिखने में रहस्यमय लगती थीं। शिविर के पहले दिन कुछ लोग आए, जिनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो सच में बादल के संपर्क में आए थे या केवल उत्सुकता से देखने आए थे। बीरबल हर किसी से मिलते, उनकी नाड़ी जांचते, सिर्फ दिखावा, और उन्हें एक कड़वी जड़ी बूटी का घोल पिलाते, जिससे उन्हें लगता कि उनका इलाज हो रहा है। वे हर व्यक्ति का चेहरा और हाव भाव बहुत ध्यान से देखते थे। चोर, जिसका नाम पानीपत था, वह अस्तबल का एक मामूली कर्मचारी था। वह लालची स्वभाव का था और बादशाह द्वारा बादल पर खर्च किए गए शाही खर्चों को देखकर ईर्ष्या करता था। उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार की मदद से, जिसे एक गुप्त रास्ते की जानकारी थी, बादल को चोरी किया था और उसे एक दूर दराज के गांव में छिपा दिया था, जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। पानीपत को शाही इनाम के बारे में भी पता था, लेकिन उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने बादल को वापस नहीं किया था। जब पानीपत ने शाही ऐलान सुना तो पहले तो उसे हंसी आई। बादल बीमार, और उसकी बीमारी इंसानों को भी लग सकती है। यह तो बीरबल की कोई चाल लगती है। लेकिन जैसे जैसे खबर फैलती गई और लोगों ने बीमारी के काल्पनिक लक्षणों का वर्णन करना शुरू किया, पानीपत के मन में डर बैठने लगा। उसे लगा कि कहीं सच में बादल बीमार तो नहीं था और कहीं उसे भी यह बीमारी न लग जाए। उसने बादल के साथ बहुत समय बिताया था। उसे चोरी करते समय और बाद में छिपाते समय भी उसने उसे छुआ था। पानीपत को रात में नींद नहीं आई। उसके माथे पर एक काल्पनिक काला निशान उभरता हुआ महसूस होने लगा। उसे अपने शरीर में थकान महसूस होने लगी, हालांकि यह सब डर और अपराध बोध का नतीजा था। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसे लगा कि अगर उसने इलाज नहीं करवाया तो वह सच में मर जाएगा। उसे बादशाह की सजा का डर तो था, लेकिन मौत का डर कहीं ज्यादा बड़ा था। दूसरे दिन सुबह होते ही पानीपत छिपता छिपाता उस उपचार शिविर में पहुंचा। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखें डरी हुई थीं और वह अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था।
वह बार बार अपने माथे को छू रहा था, जैसे कोई काला निशान मिटाने की कोशिश कर रहा हो जो असल में था ही नहीं। वह धीमे कदमों से चल रहा था, जैसे जानबूझकर थकान दिखाने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल, जो एक पेड़ के नीचे बैठे लोगों को देख रहे थे, ने तुरंत पानीपत को पहचान लिया। उसके हाव भाव और उसके चेहरे पर दिखने वाला डर बीरबल को बता रहा था कि यही वह व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही पानीपत बीरबल के पास आया, बीरबल ने उससे कहा, आओ भाई, क्या तुम्हें भी बादल की बीमारी लग गई है? मुझे बताओ, तुमने बादल के साथ कितने समय तक काम किया था? पानीपत डर के मारे कांपते हुए बोला, जी वैद्यराज, मैंने बादल के साथ काफी समय बिताया था और उसे चोरी करने के नहीं, मतलब उसे अस्तबल से निकालने के नहीं। मेरा मतलब है कि जब वह अस्तबल में था तब भी मैंने उसे छुआ था। और हाँ, पिछले कुछ दिनों से मेरे माथे पर कुछ काला काला लग रहा है और मुझे बहुत थकान महसूस होती है। पानीपत की जुबान लड़खड़ा रही थी और उसकी बातों में विरोधाभास साफ झलक रहा था। उसे चोरी करने के और उसे अस्तबल से निकालने के शब्द सुनकर बीरबल समझ गए कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी हटाई और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने पानीपत की ओर एक तीखी नजर से देखा और कहा, पानीपत, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें सिर्फ डर लगा हुआ है। और यह डर इसलिए है क्योंकि तुमने बादशाह के सबसे प्यारे घोड़े बादल को चुराया है। सच बताओ, बादल कहाँ है? पानीपत बीरबल को अपने असली रूप में देखकर और अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद पूरी तरह से घबरा गया। उसके मन में मौत का डर और बादशाह की सजा का भय एक साथ उमड़ पड़ा। वह बीरबल के पैरों में गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। माफ कर दीजिए मंत्री जी, माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। बादल बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे अपने दूर के रिश्तेदार के गांव में छिपाया हुआ है। मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और पानीपत को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि पानीपत के साथ जाकर बादल को तुरंत वापस लाया जाए। कुछ ही घंटों बाद बादल शाही अस्तबल में वापस आ गया। वह थोड़ा थका हुआ और कमजोर था, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित था। जैसे ही बादशाह अकबर ने अपने प्यारे बादल को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे तुरंत उसकी ओर लपके उसे गले से लगाया और उसके माथे को सहलाया। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। जिस काम को हमारी पूरी सेना और सारे मंत्री मिलकर नहीं कर सके, वह तुमने अपनी एक चाल से कर दिखाया। तुम सचमुच एक अद्भुत रत्न हो। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और पूरी कहानी बादशाह और दरबारियों को समझाई कि कैसे उन्होंने इंसान के डर और अपराध बोध का इस्तेमाल करके चोर को बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि कैसे पानीपत ने डर के मारे काल्पनिक बीमारी के लक्षण दिखाने की कोशिश की और कैसे उसकी जुबान फिसल गई। पूरा दरबार बीरबल की इस अनोखी तरकीब को सुनकर चकित रह गया। सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की दिल खोलकर प्रशंसा की। पानीपत को उसकी चोरी के लिए उचित दंड दिया गया, लेकिन क्योंकि उसने बादल को वापस लाने में मदद की थी, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि कारावास की कठोर सजा दी गई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और चतुराई की शक्ति किसी भी शारीरिक बल या विशाल सेना से कहीं अधिक होती है। बीरबल ने न केवल बादशाह के प्रिय घोड़े को वापस दिलाया,
बल्कि यह भी दिखाया कि सत्य और न्याय की राह हमेशा सीधी नहीं होती, कभी कभी उसे पाने के लिए थोड़ी टेढ़ी राह भी अपनानी पड़ती है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। यह कहानी आज भी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का प्रतीक बनी हुई है, जो हमें सिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की बजाय कभी कभी मानव मन के गहरे कोनों को समझना भी आवश्यक होता है। मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग में जब हिंदुस्तान की बागडोर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हाथों में थी, तब राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल सत्ता का केंद्र थी, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान का भी एक अप्रतिम संगम थी। बादशाह अकबर अपनी विशाल साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ अपनी दूरदृष्टि, न्यायप्रियता और अनूठे व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते थे। उनके दरबार की शोभा बढ़ाने वाले नवरत्न अपनी अपनी क्षमताओं में अद्वितीय थे, और इन रत्नों में सबसे चमकता हुआ सितारा थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी पैनी बुद्धि, हाजिर जवाबी और समस्याओं को चुटकी में सुलझाने की अद्भुत कला के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। वे केवल एक दरबारी या मंत्री नहीं थे, बल्कि बादशाह अकबर के सबसे करीबी मित्र, उनके विश्वासपात्र सलाहकार और उनके साथी भी थे, जिनके बिना अकबर का दरबार अधूरा सा लगता था। उनकी दोस्ती के किस्से आज भी बच्चों और बड़ों दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। बादशाह अकबर का स्वभाव अक्सर गंभीर और राजसी होता था। वे अपने साम्राज्य के विस्तार, प्रजा के कल्याण और न्याय के मामलों में बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन उनके अंदर एक बाल सुलभ चंचलता भी छिपी हुई थी, जो कभी कभी बीरबल की हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव के सामने आ जाती थी। बीरबल अकबर के इस छिपे हुए पहलू को भली भांति जानते थे और अक्सर अपनी सूझबूझ और चुटकुलों से उन्हें हंसाने का अवसर ढूंढते रहते थे। अकबर भी बीरबल के मजाक को हमेशा पसंद करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की बातों में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि गहरी समझ और कभी कभी जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी छिपी होती थी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दिन प्रतिदिन के राजकाज से कुछ थक गए थे। लगातार चल रही राजनीतिक चर्चाएं, फरियादियों की लंबी कतारें और युद्ध रणनीतियों पर विचार विमर्श, इन सब ने मिलकर उनके मन को भारी कर दिया था। दरबार में माहौल कुछ नीरस और उदास सा था। सभी दरबारी भी बादशाह के गंभीर मूड को देखकर चुप्पी साधे बैठे थे। कोई भी ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था जिससे बादशाह नाराज हो जाए। हर कोई अपनी जगह पर शांत बैठा था और दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे केवल शाही कलम की सरसराहट या कभी कभार किसी सिपाही के पैरों की आवाज ही तोड़ पाती थी। बादशाह अकबर अपने विशाल सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी ठोड़ी पर हाथ रखा हुआ था और वे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने आसपास बैठे दरबारियों की ओर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि कोई कुछ ऐसा कहेगा जिससे उनका मन हल्का हो, लेकिन सब डरे हुए थे। अकबर ने एक आह भरी और कहा, लगता है आज हमारे दरबार में खुशी और हंसी दोनों ने मुंह मोड़ लिया है। क्या कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमारा मन हल्का हो सके? क्या तुम सब हमारी उदासी को ऐसे ही देखते रहोगे? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे गंभीर माहौल में मजाक करने की हिम्मत भला कौन करता? उन्हें डर था कि कहीं बादशाह उनकी बात का बुरा न मान लें। तभी बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी शरारत भरी मुस्कान थी, जैसे वे कुछ कहने को तैयार हों। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, क्या तुम्हें भी आज कोई बात नहीं सूझ रही? तुम्हारी जुबान को क्या हो गया है?
हमें तो लगा था कि तुम हर मुश्किल घड़ी में अपनी हाजिर जवाबी से माहौल को हल्का कर देते हो। आज तुम्हें क्या हुआ? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, आलम पनाह, मैं तो बस यही सोच रहा था कि आज आपको किस बात से हंसाया जाए। आपकी उदासी दूर करना तो मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन मुझे एक अजीब बात सूझी है जो शायद आपको हंसा देगी। बादशाह अकबर ने थोड़ी उत्सुकता दिखाई। अच्छा, तो बताओ क्या सूझा है तुम्हें? लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा मजाक ऐसा होना चाहिए जो हमें सच में हंसा दे, वरना। बादशाह ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक लौट आई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक सवाल ने बहुत परेशान कर रखा है और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब शायद आपके दरबार में किसी के पास नहीं होगा। दरबारी अब और भी उत्सुक हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल कोई गहरी दार्शनिक बात कहने वाले हैं। बीरबल ने अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे यह जानना है कि इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके सिर पर बाल ही नहीं हैं, यानी वे गंजे हैं। यह सवाल सुनकर दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुछ दरबारियों के मुंह से हंसी छूटने लगी, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे दबा लिया, बादशाह के गुस्से के डर से। बादशाह अकबर भी बीरबल के इस अजीब सवाल पर हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने इतना बेतुका सवाल क्यों पूछा। बादशाह ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, यह कैसा अटपटा सवाल है? यह कैसे पता लगाया जा सकता है? यह तो कोई गिनती करने वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें कोई और बात नहीं सूझ रही थी? बीरबल ने विनम्रता से कहा, नहीं जहांपना, यह सवाल मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है और मुझे यकीन है कि इसका जवाब दिया जा सकता है। बादशाह ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने ही यकीन से कहते हो तो बताओ इसका जवाब क्या है, और अगर तुम्हारा जवाब हमें संतुष्ट नहीं कर पाया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसका जवाब बहुत आसान है। इस दुनिया में ठीक उतने ही गंजे लोग हैं जितने की बाल वाले लोग हैं। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग चकित रह गए। बादशाह अकबर भी एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। उन्हें बीरबल की बात का मतलब समझ नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? यह कैसी बेतुकी बात है? यह कैसे हो सकता है कि गंजे लोग और बाल वाले लोग बराबर हों? बादशाह ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बीरबल ने अपने चेहरे पर और भी शरारत भरी मुस्कान लाते हुए कहा, हुजूर, बात सीधी सी है। अगर कोई व्यक्ति गंजा है तो उसके सिर पर बाल नहीं हैं, और अगर कोई व्यक्ति बाल वाला है तो उसके सिर पर बाल हैं। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प तो है ही नहीं। या तो कोई गंजा होगा या उसके सिर पर बाल होंगे। उदाहरण के तौर पर जहांपनाह, मान लीजिए किसी के सिर पर एक भी बाल नहीं है तो वह गंजा है, और किसी के सिर पर एक बाल है तो वह बाल वाला है। किसी के सिर पर 100 बाल हैं तो वह भी बाल वाला है। इस तरह से पूरी दुनिया की आबादी को केवल इन्हीं 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसलिए गंजे लोगों की संख्या बाल वाले लोगों की संख्या के बराबर ही होगी। बीरबल की इस तार्किक और अजीबोगरीब व्याख्या को सुनकर पहले तो सभी दरबारियों को झटका लगा, फिर उन्हें बीरबल की बात में छिपी हुई चतुराई समझ में आने लगी। कुछ दरबारियों ने धीरे धीरे हंसना शुरू किया और फिर उनकी हंसी बढ़ती चली गई। बादशाह अकबर भी पहले तो अचंभित हुए, फिर उन्हें बीरबल की इस बात की गहराई समझ में आई। यह सवाल जितना बेतुका लग रहा था, उसका जवाब उतना ही तार्किक था।
बीरबल ने शब्दों की बाजीगरी से एक असंभव से लगने वाले सवाल का एक ऐसा जवाब दिया था जिसे कोई काट नहीं सकता था। धीरे धीरे बादशाह अकबर के चेहरे पर भी मुस्कान फैलने लगी। पहले एक हल्की सी हंसी निकली, फिर वह जोर जोर के ठहाकों में बदल गई। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वे अपने सिंहासन पर बैठे बैठे अपनी पेट पकड़कर हंस रहे थे। उनकी आंखें नम हो गई थीं और उनके चेहरे पर एक लंबे समय बाद ऐसी खुशी दिखाई दे रही थी। ओह बीरबल, तुमने हमें सच में हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया, बादशाह ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। तुम्हारी बात जितनी अटपटी लगती है उतनी ही सच्ची और मजेदार है। हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। पूरा दरबार बादशाह के साथ हंस रहा था। माहौल पूरी तरह से हल्का हो गया था और उदासी का नामो निशान नहीं था। बीरबल ने अपनी एक छोटी सी बात से, एक अजीबोगरीब सवाल और उसके तार्किक जवाब से पूरे दरबार को खुशियों से भर दिया था और बादशाह की उदासी को पल भर में दूर कर दिया था। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारा दिमाग हमेशा ऐसी बातों को ढूंढ लेता है जो और कोई सोच भी नहीं सकता। आज तुमने हमें जो हंसी दी है वह किसी शाही खजाने से कम नहीं है। हमें यह एहसास दिलाया कि जीवन में छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढी जा सकती हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की खूब प्रशंसा की। उस दिन के बाद से जब भी दरबार में माहौल गंभीर होता था तो बादशाह अक्सर बीरबल को कोई नया सवाल या कोई नया मजाक सुनाने को कहते थे, यह जानते हुए कि बीरबल के पास हमेशा कुछ ऐसा होता था जो उनके मन को हल्का कर देता था। यह कहानी अकबर और बीरबल की दोस्ती और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का एक और बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याओं और गंभीर बातों के अलावा भी कभी कभी हमें थोड़ा हास्य और तर्क का सहारा लेकर जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। बीरबल ने दिखाया कि हास्य न केवल तनाव कम करता है बल्कि यह सोचने के नए तरीके भी खोल सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह लोगों को एक साथ ला सकता है। एक साधारण सा सवाल, एक साधारण सा जवाब, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण था। मुगल साम्राज्य का वह स्वर्णिम काल एक ऐसा युग था जब हिंदुस्तान की धरती पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सूर्य के समान चमक रहा था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी और जिसने न्याय, समृद्धि तथा ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए थे। राजधानी फतेहपुर सीकरी, जो स्वयं अकबर की दूरदर्शिता का प्रतिफल थी, उस समय अपनी भव्यता और विद्वानों के समागम के लिए विश्वविख्यात थी, जहां कला और संस्कृति के नए बीज बोए जा रहे थे और ज्ञान की धारा अविराम बह रही थी। बादशाह अकबर एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक ऐसे शासक भी थे जिनके हृदय में अपनी प्रजा के लिए अपार प्रेम था और जो हर धर्म तथा हर विचार का सम्मान करते थे। उनके दरबार में नवरत्न नामक 9 ऐसे विद्वान, कलाकार और बुद्धिजीवी शोभा बढ़ाते थे जिनकी क्षमताएं और प्रतिभाएं अद्वितीय थीं, और इन सभी रत्नों में एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, जिसका नाम था बीरबल। बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, अपनी अविश्वसनीय पैनी बुद्धि, किसी भी स्थिति में हाजिर जवाबी और जटिल से जटिल समस्याओं को पल भर में सुलझाने की अद्भुत कला के लिए पूरे साम्राज्य में पूजनीय थे। उनकी ख्याति इतनी विस्तृत और गहन थी कि दूरदराज के प्रांतों से भी लोग अपनी सबसे उलझी हुई बुद्धियों को लेकर उनके पास आते थे और बीरबल अपनी अद्वितीय सूझबूझ से हर पहेली को ऐसे सुलझा देते थे जैसे वह उनके लिए बच्चों का खेल हो। बादशाह अकबर के लिए बीरबल केवल एक मंत्री या सलाहकार ही नहीं थे, वे उनसे कहीं बढ़कर थे। वे उनके सबसे गहरे मित्र, एक विश्वासपात्र सहयोगी, एक ऐसा हमदर्द जिस पर वे अपनी आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते थे।
और एक ऐसा साथी जिसके बिना उनका राजसी जीवन अधूरा सा लगता था। उनकी दोस्ती के अनूठे किस्से पीढ़ियों से सुने और सुनाए जाते रहे हैं, जो हमें बताते हैं कि पद और प्रतिष्ठा से बढ़कर भी कुछ संबंध होते हैं। बादशाह अकबर का स्वभाव आमतौर पर राजसी गंभीरता और निर्णयशीलता से परिपूर्ण था। वे अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार, अपनी प्रजा के कल्याण और न्याय के अटल सिद्धांतों के प्रति अत्यंत गंभीर और समर्पित रहते थे। उनके चेहरे पर अक्सर एक गंभीर, विचारशील मुद्रा विराजमान रहती थी, जो उनके गहन चिंतन और राज्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। लेकिन उनके इस गंभीर और राजसी आवरण के भीतर एक बाल सुलभ चंचलता, एक सहज हास्यप्रियता और एक गहरी मानवीय भावना भी छिपी हुई थी, जो कभी कभी केवल बीरबल की हाजिर जवाबी और उनके मजाकिया स्वभाव के सामने ही बाहर आती थी। बीरबल अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के कारण अकबर के इस छिपे हुए पहलू को भली भांति पहचानते थे और अक्सर अपनी सूझबूझ भरी बातों तथा चुटकुलों से उन्हें हंसाने का अवसर ढूंढते रहते थे। अकबर भी बीरबल के मजाक को हमेशा पसंद करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की बातों में केवल सतही मनोरंजन ही नहीं, बल्कि गहरी समझ, तीखी व्यंग्यात्मकता और कभी कभी जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी छिपी होती थी, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थी। बीरबल का हर मजाक, हर चुटकुला उनके तेज दिमाग और उनकी अद्वितीय वाक्पटुता का प्रमाण होता था, जो दरबार के गंभीर माहौल में भी जीवन का संचार कर देता था। एक बार की बात है, साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट छा गया था, जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी पूरे मुगलिया सल्तनत को हिला देने वाला था। दक्षिण के सीमावर्ती प्रांतों में पिछले कई वर्षों से लगातार अकाल और सूखे की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण वहां की कृषि भूमि बंजर हो चुकी थी और अन्न का उत्पादन लगभग बंद हो गया था। इस भयंकर अकाल के कारण लाखों लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे, उनके पशु मर रहे थे और उनके घर-बार उजड़ रहे थे। स्थिति इतनी विकट हो चुकी थी कि लोग अपने गांवों को छोड़कर पलायन करने लगे थे, जिसके परिणामस्वरूप कानून व्यवस्था भी बिगड़ने लगी थी। लूटपाट और चोरी की घटनाएं आम हो गई थीं और प्रांतों के गवर्नर इस भयावह स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रहे थे। शाही खजाने पर भी इसका भारी दबाव पड़ रहा था, क्योंकि लगातार राहत सामग्री भेजने और कर माफी देने के कारण आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। इस आपदा की खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें अपनी प्रजा की पीड़ा देखकर रात की नींद हराम हो गई। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और इस समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श करना शुरू किया। कई दिनों तक दरबार में गहन चर्चाएं हुई, लेकिन कोई भी मंत्री या सेनापति ऐसा ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था जिससे इस विशाल आपदा पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। कुछ ने और सैनिकों को भेजने की सलाह दी ताकि लूटपाट रोकी जा सके, कुछ ने शाही खजाने से और धन भेजने का सुझाव दिया, लेकिन ये सभी तात्कालिक उपाय थे, जिनसे मूल समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर अत्यंत निराश हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी प्रजा को इस प्रकार कष्ट में देखकर बहुत दुख हो रहा था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और निराशा की लकीरें साफ झलक रही थीं और दरबार में एक गंभीर उदासी छाई हुई थी। तभी बादशाह की नजर अपने प्रिय मंत्री बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और विचारशील मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच का भाव था, जैसे वे किसी जटिल पहेली को सुलझाने में लगे हों। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस भयानक संकट का कोई समाधान नहीं है? तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने तो हमेशा हमें राह दिखाई है। आज तुम भी चुप क्यों हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, आलमपनाह, मैं इस समस्या पर गहराई से विचार कर रहा था। यह सिर्फ एक अकाल नहीं है,
बल्कि यह एक बहुआयामी संकट है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सभी पहलू उलझे हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास इस समस्या का एक स्थायी समाधान है, लेकिन इसके लिए कुछ समय और आपकी पूरी अनुमति की आवश्यकता होगी। बादशाह अकबर की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को पूरी शक्ति और साधन उपलब्ध कराने का आदेश दिया और कहा, बीरबल, तुम्हें जो चाहिए वह सब मिलेगा। हमें तुम्हारी योजना पर पूरा भरोसा है। जाओ और हमारी प्रजा को इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना को आकार देना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले एक विशेष दल का गठन किया जिसमें कुछ अनुभवी अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और कुछ भरोसेमंद सिपाही शामिल थे। उन्होंने शाही खजाने से पर्याप्त धन और संसाधन लिए, लेकिन उनका उपयोग अत्यंत बुद्धिमत्ता से किया। बीरबल स्वयं इस दल के साथ प्रभावित प्रांतों की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत की, उनकी समस्याओं को गहराई से समझा और यह जानने की कोशिश की कि अकाल के अलावा और कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो उनकी गरीबी का कारण बन रही हैं। उन्होंने पाया कि पानी की कमी, खेती के पुराने तरीके और सरकारी सहायता का भ्रष्टाचार भी इस संकट को और गहरा कर रहा था। बीरबल ने एक दूरगामी योजना बनाई। उन्होंने तुरंत स्थानीय मजदूरों को काम पर लगाया और उन्हें उचित मजदूरी दी, जिससे उन्हें तत्काल भोजन और आय प्राप्त हो सके। उन्होंने सूखे नदी नालों को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर कुएं खुदवाने, तालाबों की खुदाई करवाने और नहरें बनवाने का काम शुरू किया। उन्होंने ग्रामीणों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सूखे से लड़ने वाली फसलों के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने शाही खजाने से बीज और उपकरण उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही उन्होंने एक पारदर्शी वितरण प्रणाली भी स्थापित की ताकि शाही सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उन्होंने स्थानीय अपराधियों और चोरों को भी सख्ती से नियंत्रित किया ताकि कानून व्यवस्था बहाल हो सके। बीरबल ने कई महीनों तक दिन रात एक करके इस काम को अंजाम दिया। वे स्वयं हर जगह जाकर निरीक्षण करते, लोगों से मिलते और उनकी समस्याओं को सुलझाते। उनका नेतृत्व ऐसा था कि लोग उनमें एक मसीहा देखने लगे थे। धीरे धीरे बीरबल की मेहनत रंग लाने लगी। नहरों और तालाबों में पानी आने लगा, कुएं फिर से भर गए और लोगों ने नई आशा के साथ अपनी बंजर भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को काम मिला, उन्हें भोजन मिला और उनमें जीवन जीने की एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ ही समय में दक्षिण के प्रांतों में फिर से हरियाली लौट आई और अन्न के भंडार भरने लगे। लोग फिर से अपने घरों को लौटने लगे और उनके चेहरों पर खुशी और संतुष्टि की चमक साफ दिखाई दे रही थी। जिस भयानक संकट ने बादशाह अकबर को रात की नींद से वंचित कर दिया था, उस पर बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम से पूरी तरह काबू पा लिया था। यह उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी, जिसने लाखों लोगों का जीवन बचाया और साम्राज्य को एक बड़ी आपदा से उबारा। जब बीरबल वापस फतेहपुर सीकरी लौटे तो बादशाह अकबर और पूरा दरबार उनकी इस अभूतपूर्व सफलता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। बादशाह ने स्वयं बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने वह कर दिखाया जो किसी और के बस की बात नहीं थी। तुमने हमारी प्रजा को जीवन दान दिया है और हमारे साम्राज्य को एक बड़ी आपदा से बचाया है। हम तुम्हारे इस कार्य से इतने प्रसन्न हैं कि तुम्हें कोई भी इनाम दे दें, वह कम होगा। बादशाह अकबर का हृदय बीरबल के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया था। वे बीरबल की इस निस्वार्थ सेवा और बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निश्चय किया कि वे बीरबल को ऐसा इनाम देंगे जो आज तक किसी दरबारी को नहीं दिया गया होगा, एक ऐसा उपहार जो उनकी अद्वितीय सेवाओं के योग्य हो।
वे चाहते थे कि बीरबल को ऐसा सम्मान और ऐसी संपत्ति मिले जो उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो, एक ऐसा उपहार जो उनकी महानता को परिलक्षित करे और उन्हें पूरे साम्राज्य में अमर कर दे। बादशाह ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा, हम बीरबल को उनकी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं, लेकिन यह कोई साधारण इनाम नहीं होगा। हम उन्हें ऐसा उपहार देना चाहते हैं जो शाही खजाने में सबसे कीमती हो, एक ऐसा उपहार जो उनकी बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रतीक बन सके। तुम सब हमें ऐसे उपहार का सुझाव दो। कई मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए। किसी ने कहा कि उन्हें सोने चांदी के ढेर दे दिए जाएं, किसी ने उन्हें बेशकीमती जवाहरात और रत्न भेंट करने का सुझाव दिया, तो किसी ने उन्हें 1000 दास और दासियां देने की बात कही। लेकिन बादशाह अकबर इनमें से किसी भी सुझाव से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि ये सभी उपहार बहुत साधारण हैं और बीरबल की महानता के सामने फीके हैं। फिर एक पुराने और अनुभवी मंत्री ने सुझाव दिया, जहां पनाह, अगर आप बीरबल को सच में सबसे कीमती उपहार देना चाहते हैं तो उन्हें एक प्रांत का गवर्नर बना दीजिए। दक्षिण के प्रांत जहां उन्होंने अभी अभी अकाल पर काबू पाया है, वही प्रांत उन्हें दे दीजिए। वह प्रांत अत्यंत उपजाऊ है और अगर उस पर बीरबल जैसा योग्य व्यक्ति शासन करेगा तो वह और भी समृद्ध हो जाएगा। यह न केवल उन्हें अपार धन और शक्ति देगा, बल्कि उन्हें एक शासक के रूप में भी स्थापित करेगा। यह सुझाव बादशाह अकबर को बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक विशाल और समृद्ध प्रांत का गवर्नर बनाना वास्तव में उनके लिए सबसे बड़ा और कीमती उपहार होगा। यह उन्हें एक ऐसे पद पर बिठा देगा जहां वे अपनी बुद्धिमत्ता का और भी अधिक उपयोग कर सकेंगे और जहां वे एक छोटे से मंत्री से बढ़कर एक शक्तिशाली शासक बन जाएंगे। यह उन्हें एक जागीरदार से भी ऊपर एक प्रांतपति का पद देगा, जिससे वे सीधे बादशाह के प्रति जवाबदेह होंगे, लेकिन अपने प्रांत के भीतर पूर्ण स्वायत्तता के साथ शासन कर सकेंगे। यह उपहार उन्हें अपार सम्मान, असीमित धन और एक अद्वितीय प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। बादशाह को लगा कि उन्होंने आखिर वह उपहार ढूंढ लिया है जो बीरबल की महानता के योग्य है। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक भव्य आयोजन का आदेश दिया। पूरे दरबार को सोने और चांदी के वस्त्रों से सजाया गया था। फूल और सुगंधित धूप से पूरा माहौल महक रहा था। दूर दूर से आए राजे महाराजे, सरदार, सेनापति और प्रतिष्ठित नागरिक दरबार में उपस्थित थे। माहौल में एक उत्सवपूर्ण और प्रत्याशित उत्सुकता थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि बादशाह बीरबल को उनके असाधारण कार्य के लिए एक बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी ईर्ष्या और कौतूहल का मिश्रण था। उन्हें लगा कि बीरबल अब उनकी बराबरी पर आ जाएंगे या शायद उनसे भी ऊपर निकल जाएंगे। बादशाह अकबर अपने विशाल स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी जो उनके मन की प्रसन्नता को दर्शा रही थी। उन्होंने अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल अदब से बादशाह के सामने आकर झुके। बादशाह अकबर ने एक गंभीर और प्रभावशाली आवाज में कहा, बीरबल, तुमने हमारे साम्राज्य और हमारी प्रजा के लिए जो किया है उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। तुमने लाखों लोगों का जीवन बचाया है और हमारे राज्य को एक बड़ी आपदा से उबारा है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और सेवा अद्वितीय है। आज हम तुम्हें वह उपहार देना चाहते हैं जो तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति के योग्य है। बादशाह ने एक क्षण के लिए रुककर पूरे दरबार पर नजर डाली और फिर एक विजयी मुद्रा में घोषणा की, आज इस शाही दरबार में हम शहंशाह आलम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुम्हें हमारे प्रिय बीरबल दक्षिण के समस्त प्रांत का गवर्नर नियुक्त करते हैं।
यह प्रांत अपनी उपजाऊ भूमि और समृद्ध संसाधनों के साथ आज से तुम्हारा होगा। तुम वहां के सर्वेसर्वा होगे, वहां के लोगों पर शासन करोगे और अपनी बुद्धिमत्ता से उस प्रांत को और भी अधिक समृद्ध बनाओगे। यह तुम्हारा शाही जागीर होगा, जिसकी आय और प्रतिष्ठा तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों तक तुम्हारी महानता का बखान करेगी। यह घोषणा सुनकर पूरा दरबार अवाक रह गया। सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बादशाह ने बीरबल को इतना बड़ा और शक्तिशाली पद दे दिया है। दरबारियों की आंखें आश्चर्य और ईर्ष्या से फैल गईं। कुछ के मुंह खुले रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण ब्राह्मण को इतना बड़ा शाही पद मिल सकता है। हर कोई यह उम्मीद कर रहा था कि बीरबल खुशी से उछल पड़ेंगे, बादशाह के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद करेंगे और तुरंत इस महान सम्मान को स्वीकार कर लेंगे। यह वास्तव में बादशाह का सबसे कीमती उपहार था, जो किसी भी दरबारी के लिए एक सपने जैसा होता। यह पद बीरबल को अपार धन, असीमित शक्ति और एक स्वतंत्र शासक का सम्मान प्रदान करेगा। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत बीरबल ने जो प्रतिक्रिया दी, वह बादशाह अकबर सहित पूरे दरबार के लिए एक गहरा आश्चर्य का विषय बन गई। बीरबल अपने चेहरे पर वही शांत और विनम्र मुस्कान लिए हुए सीधे खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई अत्यधिक खुशी का भाव था और न ही कोई लालच या गर्व की चमक। भी बीरबल की इस अप्रत्याशित नेत्रों में एक गहरी सोच और थोड़ी सी विनम्र चेहरे पर प्रसन्नता का भाव तुरंत आश्चर्य और फिर थोड़ी सी नाराजगी में बदल गया। बादशाह के आदेश का उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, क्या धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया? बीरबल अपनी मधुर परंतु हमारे आवाज में कहा, हार को स्वीकार नहीं करोगे? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? सकता यह पूरा एक प्रांत है सुनकर पूरे दरबार में यह तुम्हारी जीवन भर की मेहनत का सबसे बड़ा और भी गहरा हो गया। आवाज में थोड़ी नाराजगी। दरबारियों ने बहुत सारे कानों पर विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद बीरबल ने उनकी बात को ठीक से समझा नहीं। बादशाह का सबसे कीमती उपहार बीरबल ने पूरा विनम्रता और बीरबल उसे ठुकरा रहे हैं। जहां पनाह मैं यह तो बादशाह की शान में गुस्ताखी ट्रेन के लिए आपका हृदय दरबारियों ने अपने सिर हिलाए। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि आपने मुझे इतना योग्य समझा। के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल ने खुद ही अपने पैर पर अब और भी अधिक हैरान और थोड़े क्रोधित होने लगे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बीरबल उनके सबसे प्रिय उपहार को ऐसे ठुकरा देंगे। उन्हें लगा कि बीरबल शायद उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। बीरबल, क्या तुम हमें नाराज करना चाहते हो? क्या तुम्हें हमारे इस फैसले पर संदेह है? हमें बताओ, आखिर क्यों तुम हमारे इस उपहार को ठुकरा रहे हो? हमें एक उचित कारण चाहिए। बादशाह की आवाज में अब सख्ती आ गई थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर अत्यंत शांत और विनम्र भाव से अपनी बात रखनी शुरू की। आलमपनाह, आपका यह उपहार वास्तव में अत्यंत मूल्यवान और भव्य है और किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक सपने जैसा होगा। लेकिन मेरे लिए यह एक उपहार नहीं, बल्कि एक भारी बोझ होगा जिसे मैं उठाना नहीं चाहता। पूरा दरबार और स्वयं बादशाह अकबर बीरबल के इस अजीबोगरीब तर्क को सुनकर ध्यान से सुनने लगे। देखिए जहां पनाह, बीरबल ने आगे समझाया, मैं एक साधारण इंसान हूं। मेरा जीवन आपकी सेवा में और आपकी प्रजा के कल्याण में समर्पित है। मेरा सबसे बड़ा सुख आपकी बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर आपके साम्राज्य को बेहतर बनाने में है। जब आप मुझे दक्षिण के प्रांत का गवर्नर बनाएंगे तो मुझे वहां जाना होगा, वहां के प्रशासनिक कार्यों को संभालना होगा, राजस्व एकत्र करना होगा, न्याय करना होगा और सैन्य व्यवस्था भी देखनी होगी। ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और समय लेने वाले होते हैं। ऐसे में बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। मैं आपसे दूर हो जाऊंगा।
आपकी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। आपकी हंसी में शामिल नहीं हो पाऊंगा और आपकी उदासी को दूर करने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा। मेरी सबसे बड़ी खुशी तो आपके साथ बैठकर ज्ञान की बातें करने में है, आपके सामने अपनी हाजिर जवाबी से माहौल को हल्का करने में है। यह सब दूर रहकर कैसे संभव होगा जहांपना। बादशाह अकबर बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अब क्रोध की जगह विचारशीलता का भाव आ गया था। बीरबल ने आगे कहा, इसके अलावा हुजूर, एक प्रांत का गवर्नर बनने से मेरे ऊपर कई नई जिम्मेदारियां और दबाव आ जाएंगे। मुझे उस प्रांत की राजनीति, उसके विवादों और उसके आर्थिक उतार चढ़ावों से निपटना होगा। हो सकता है कि मुझे कठोर निर्णय भी लेने पड़े और उन निर्णयों से शायद मैं अपनी अंतरात्मा के साथ न्याय न कर पाऊं। यह पद मुझे आपकी प्रजा से दूर कर देगा, जिन लोगों के बीच मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहता हूं और जिनकी समस्याओं को मैं सीधे समझ पाता हूं। यह पद मुझे आम जनता से कट देगा और एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति में बदल देगा जिसकी पहचान केवल उसकी शक्ति और संपत्ति से होगी, न कि उसकी बुद्धिमत्ता और सेवा से। और जहांपनाह, बीरबल ने एक गहरी बात कही, शक्ति और संपत्ति अक्सर लालच और ईर्ष्या को जन्म देती है। जब मैं एक प्रांत का गवर्नर बन जाऊंगा तो दरबार में बैठे कई अन्य अमीर और शक्तिशाली दरबारी मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे। वे मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे और मेरे पतन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह न केवल मेरे लिए खतरा पैदा करेगा, बल्कि यह आपके दरबार की शांति और सद्भाव को भी भंग कर देगा। मुझे डर है कि यह सब आपको परेशान करेगा और आपके राजकाज में बाधा डालेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बीरबल ने एक क्षण का विराम लिया और फिर अपनी आंखों में एक गहरी सच्चाई लिए हुए कहा, आलमपनाह, मेरा सच्चा खजाना सोना चांदी या कोई प्रांत नहीं है। मेरा सच्चा खजाना तो आपकी मित्रता, आपका विश्वास और आपकी प्रजा का प्रेम है। मेरा सबसे बड़ा सम्मान आपकी सेवा में लगे रहना और आपकी समस्याओं को सुलझाना है। अगर मैं एक प्रांत का गवर्नर बनकर आपसे दूर चला गया तो मैं इन सब चीजों से वंचित हो जाऊंगा, जो मेरे लिए किसी भी शाही खजाने से कहीं अधिक कीमती हैं। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मेरे लिए यह प्रांत सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ होगा। यह मुझे मेरी सच्ची प्रकृति से दूर कर देगा और मुझे वह व्यक्ति नहीं रहने देगा जो मैं हूँ। मुझे आपकी सेवा में एक साधारण बीरबल बनकर रहना ही अधिक पसंद है, ताकि मैं हमेशा आपकी बुद्धिमत्ता से सीख सकूं और आपकी मुस्कान का कारण बन सकूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है और यही मेरे जीवन का सबसे कीमती उपहार है। बीरबल की इन बातों को सुनकर पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार यह सन्नाटा आश्चर्य या ईर्ष्या का नहीं था, बल्कि गहन चिंतन और सम्मान का था। सभी दरबारी बीरबल की दूरदर्शिता, उनकी निष्ठा और उनकी निस्वार्थ भावना से चकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने क्यों इस महान उपहार को ठुकराया था। उनकी बातें इतनी तार्किक और इतनी सच्ची थीं कि कोई उन्हें काट नहीं सकता था। बादशाह अकबर भी बीरबल की बातों को सुनकर अत्यंत भावुक हो गए। उनकी आंखों में अब क्रोध या नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ, एक अद्वितीय सम्मान और बीरबल के प्रति अगाध प्रेम था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो दिल को छू लेने वाली थी। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने केवल एक उपहार नहीं ठुकराया था, बल्कि उन्होंने अपने सिद्धांतों, अपनी निष्ठा और अपनी मित्रता को सर्वोपरि रखा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और धीरे धीरे बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल को अपने गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने हमें एक बार फिर अपनी महानता का परिचय दिया है। हमें लगा था कि हम तुम्हें सबसे कीमती उपहार दे रहे हैं,
लेकिन आज तुमने हमें समझाया कि सच्चा धन क्या होता है। तुमने हमें सिखाया कि कुछ चीजें संपत्ति और शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती हैं। हम तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हैं। बादशाह ने आगे कहा, हम तुम्हारा यह उपहार वापस लेते हैं और हम तुम्हें कभी भी हमसे दूर नहीं जाने देंगे। तुम हमेशा हमारे पास रहोगे, हमारे मित्र बनकर, हमारे सलाहकार बनकर और हमारी प्रजा के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर। यही हमारा सबसे बड़ा उपहार होगा जिसे तुम हमेशा स्वीकार करोगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं, बेशकीमती पोशाकें और जवाहरात भेंट किए, लेकिन ये सभी चीजें बीरबल ने अपने जीवन में कभी भी अपने लिए नहीं रखीं। उन्होंने इन सभी उपहारों को अपनी प्रजा के कल्याण और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अकाल के समय किया था। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए सच्चा धन सेवा और निस्वार्थता में ही निहित था।